नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटी और बहू ने रिटायरमेंट के पैसे लेकर बाप को मरने के लिए छोड़ दिया, तो उस बेचारे बूढ़े बाप का एक अनजान बना सहारा। मैं अपने शहर से दूर एक बड़े शहर में अच्छी कंपनी में नौकरी किया करता था। इसके लिए मुझे रोज़ ट्रेन से लगभग 60 से 70 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। अब छोटे मोटे शहरों में इतनी अच्छी नौकरी मिल पाना संभव नहीं है, इसीलिए हमारे गांव के अधिकतर युवाओं को नौकरी ढूंढने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। तो बस मैं भी ऐसा ही एक नौजवान था जो अपना घर चलाने के लिए अपने शहर से दूर बड़े शहर में नौकरी करने जाया करता था। बस रोज़ाना ट्रेन से चलकर ऑफिस और फिर शाम को ऑफिस से चलकर अपने घर, ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे थे और साथ ही मेरी माँ भी थी। पिताजी की काफ़ी समय पहले मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए घर की जिम्मेदारियों का बोझा मैंने बहुत कम उम्र में ही उठा लिया था। अब यह तो रहा मेरा अपना परिचय। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, यह मेरे जीवन का एक ऐसा वृत्तांत है जिसे मैं भूल नहीं सकता। यूँ तो मैं हर रोज़ ही अपने ऑफिस जाया करता था और रोज़ाना ऐसे ही अपने काम पर निकल जाया करता था। लेकिन जब मैं अपने स्टेशन पर पहुंचता, तो कुछ दिन से मुझे अपने स्टेशन पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ दिखाई देता था। अभी यह कोई नई बात तो नहीं थी, यह बहुत ही सामान्य सी बात थी। अगर हम आज के ज़माने में कहीं भी निकल जाएं, फिर चाहे वह स्टेशन हो या मंदिर हो, यहाँ तक कि रोड पर भी, रेड लाइट सिग्नल पर भी इधर उधर जाने कितने लोग बैठे रहते हैं। अब ऐसे में यह कोई अनोखी बात तो नहीं लगी मुझे और मैं रोज़ाना की तरह अपने ऑफिस जाता रहा। फिर एक दिन मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि वह जो बुज़ुर्ग आदमी स्टेशन पर बैठता है ना, वह बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। अपने समय पर बहुत पढ़ा लिखा इंसान रहा होगा ये। उसकी इन सब बातों को सुनकर मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुझे उस बाबा के बारे में इतनी अच्छी खबर मिल गई है। तब उसने मुझे बताया कि वह उस बाबा को जब पैसे दे रहा था, तो उसने दूर से ही उनके सामने पैसे फेंक दिए और पैसों के साथ में उसके ऑफिस से लौटते वक्त जो रोटियां उसके बैग में रह गई थीं, वह भी उसने उस बुढ़े के आगे ऐसे ही फेंक दी थी। तब उस बुजुर्ग आदमी ने उसे बहुत सुनाया था और उसने जितनी भी बातें कही थीं, बिल्कुल सही थीं, इसीलिए वह ऐसा कह रहा था। यहाँ तक कि उसने मुझे यह भी बताया कि जब वह उस बुजुर्ग आदमी से बहस करने लगा था और उसने उसे अनपढ़ गंवार कहकर पुकारा, तो उस बुजुर्ग आदमी ने उससे अंग्रेजी में दुनिया भर की बातें सुनाई थीं और ऊपर से उसका वह सिक्का और वह रोटियां उसे ही दे दी थीं और कहा था कि अगर ऐसी ही रोटियां फेंकनी हैं, तो जाकर बाहर स्टेशन के बाहर किसी कुत्ते को डाल दो, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ और इंसानों को इस तरह फेंक कर खाना नहीं दिया जाता। मुझे भी अब उस आदमी से मिलने की थोड़ी जिज्ञासा सी बढ़ी, लेकिन इस भागदौड़ भरी दुनिया में भला कहाँ ही समय होता है। घर से निकलते वक्त घर से ही लेट हो जाया करता और रात को लौटते वक्त अक्सर ही घर पहुंचने की जल्दी रहा करती थी। इसीलिए मैं उस इंसान से मिल ही नहीं पाया और ना ही उससे बैठकर कुछ पूछ पाया कि आखिर बात क्या है। लेकिन एक दिन जब मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकला, तो मुझे रास्ते में ऑटो ही नहीं मिला।
जिसके कारण मैं जब तक स्टेशन पर पहुंचा, मेरी आंखों के सामने ही मेरी ट्रेन निकल गई। अब इतनी दूर किसी और तरीके से पहुंच पाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसीलिए मजबूरी में मुझे उस दिन छुट्टी करनी पड़ी। अब मैं स्टेशन से अपने घर के लिए वापस आ रहा था कि तभी मेरी नज़र उस बुजुर्ग आदमी पर पड़ी, जो कि वहीं स्टेशन पर बैठा हुआ था और खाने के लिए कुछ मांग रहा था। अब ऐसे में जब मैं अपने घर वापस जा ही रहा था, तब मुझे जब लंच की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना खाना इस आदमी को दे दूं। मैं तो घर जाकर और खाना ले लूँगा, पर यह आदमी जाने कब से भूखा होगा। मैं उस आदमी के पास गया और लंच बॉक्स से खाना निकाल कर उसे देने लगा। उसने अपने हाथ आगे किए और मैंने उसके हाथ में रोटियां रख दीं। सब्जी के लिए मैंने उससे उसकी कटोरी मांगी। उसके पास एक टूटा फूटा सा बर्तन था, जिसमें मैंने सब्जी पलट दी। अब उस आदमी ने बदले में मुझे थैंक्स बोला। यह सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने कहा, क्या आपको अंग्रेज़ी बोलना आता है? तो वह बोला, ऑफ कोर्स। एक भीख मांगने वाले आदमी के मुंह से यह सब बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने कहा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आप जब पढ़े लिखे हैं तो आपको भीख मांगने की क्या ज़रूरत है भला? तब वह आदमी मुझे कुछ ना बोला और खाना खाने लगा। खाना खाते वक्त मैंने भी उसे दोबारा नहीं टोका, लेकिन जब उस आदमी ने खाना खा लिया, तो मैंने उससे दोबारा पूछा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आप यहाँ बैठकर भीख क्यों मांगते हैं? कोई काम क्यों नहीं करते? तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि मेरे पास अपनी इस नॉलेज के अलावा और कुछ नहीं है। ना मेरे कोई डॉक्यूमेंट हैं, ना रहने के लिए कोई घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए खाना है। मैं ऐसे में अगर किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता भी हूँ, तब भी वहाँ मुझे कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा, बल्कि भिखारी समझकर भगा ही देंगे। तब मैंने उस आदमी से पूछा कि आप अगर इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप हमेशा से तो ऐसे नहीं रहे होंगे। आखिर क्या थी आपकी कहानी और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? क्योंकि आज मेरे पास समय ही समय था, ऑफिस जाना नहीं था और घर पहुँचने की भी कोई जल्दी नहीं थी। पूरा दिन मेरे पास था कि मैं आज उस आदमी से उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था, और आज मेरे पास उसके बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय भी था। मैंने उस आदमी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, प्लीज़ अंकल, मुझे अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इन हालातों में कैसे पहुँचा। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटा, मैं हर किसी को अपनी कहानी बताना ना ही तो ज़रूरी समझता हूँ और ना ही यह समझता हूँ कि अपना दुख दुनिया को बताना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे दुख और परेशानियों को पूछकर अक्सर ही मजाक बनाते हैं। तब मैंने उन अंकल से कहा, नहीं अंकल, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पहले तो परेशानी पूछें और फिर आपकी परेशानियों का मजाक बनाएं। मैं तो खुद हर हालात को समझकर चलता हूँ। छोटी सी उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ देखी हैं मैंने आपसे, बल्कि मैं तो इसीलिए यह जानना चाहता हूँ यह सब, क्योंकि मुझे आपसे मिलने की कई दिनों से जिज्ञासा थी, जब से मुझे किसी ने आपके बारे में बताया था। लेकिन फिर भी यदि आपको मुझे कुछ नहीं बताना है, तो आपकी इच्छा है अंकल, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। जब मैं वहाँ से उठने लगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, मैं अपनी परेशानी हर किसी को तो नहीं बताता, लेकिन अब जब तुम इतना कह रहे हो, तो मैं तुम्हें सब कुछ बात बता ही देता हूँ। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि मैं तो एक कॉलेज में
एक प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत था। मेरा भरा पूरा परिवार था। बेटा और बेटी दोनों थे। बेटी की शादी करने के बाद ही मेरी पत्नी एक हादसे में चल बसी और मेरे ऊपर अब केवल एक जिम्मेदारी थी, और वो थी मेरे बेटे की शादी कराने की जिम्मेदारी, क्योंकि उसके बाद मैं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता। जीवन में मैंने बहुत कुछ किया था, अपने सारे सपने पूरे किए और साथ ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों के भी सभी सपने पूरे कराए। अब मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद मैं अपने बेटे की शादी के लिए एक लड़की देखने लगा और हमारे रिश्तेदार उन्होंने कई लड़कियां बताईं। तब जाकर मुझे एक लड़की ठीक लगी। इसके बारे में मैंने अपने बेटे से बात की तो उसने कहा कि उसने तो एक लड़की खुद ही पहले से पसंद कर रखी है और अब वह उसी से शादी करेगा। जब मेरे बेटे ने मुझे यह सब कहा तो उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने खुद को समझा लिया और जहाँ मैंने शादी की बात की थी उन लोगों से मैंने मना कर दिया। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उन्हें सारी बात बता दी। उन लोगों ने मुझे दुनिया भर की बातें सुनाई, लेकिन मैं भी क्या कर सकता था, गलती मेरी ही थी। बेटे से बिना पूछे उसकी शादी की बात मैंने आगे बढ़ाई, लेकिन उसका बाप होने के नाते इतना तो हक बनता था ना मेरा। लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती समझकर चुप रहा। उस समय मेरी बहुत बदनामी हुई और बेइज्जती हुई। हमारी सभी रिश्तेदारी में मेरे बेटे के कारण मेरी बहुत बदनामी हुई थी। ऊपर से वह लड़की भी किसी और धर्म की थी। मैंने अपने बेटे को कई बार समझाया, लेकिन आखिरकार उसकी ज़िद के आगे मुझे ही झुकना पड़ा। मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन करता भी क्या। बेटे की खुशी के लिए समाज के ताने और दूसरे धर्म की लड़की को भी स्वीकार कर लिया अपनी बहू के रूप में। अब जब वह घर में आई तो शुरुआत में तो सब ठीक ही था, लेकिन मेरा बेटा बहुत हद तक बदल चुका था। इधर मैं और मेरी पत्नी, हमने कभी भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया था, और इधर मेरा बेटा, पता नहीं उसे कहाँ से इन सब की आदत लग गई थी। उसकी पत्नी घर में आए दूसरे दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा पकाने लगी, लेकिन मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन जैसे ही मैं कॉलेज से घर पहुंचा तो मैं किचन में कुछ खाना लेने के लिए गया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र वहाँ रखे हुए नॉनवेज पर पड़ी तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। मेरी पत्नी किचन में तो दूर, ऐसी किसी भी चीज़ को कभी घर में भी नहीं आने देती थी। ऐसे में किचन में वह सब देखकर मैं बहुत गुस्सा हुआ और मैंने तेज़ आवाज़ में अपने बेटे को आवाज़ लगाई, नकुल, नकुल, क्या है यह सब? नीचे आकर देख कि तेरी बीवी ने किचन का क्या हाल बना रखा है। जब वह किचन में आया तो शायद किचन का हाल देखकर उसका भी मन गंदा हो गया था, क्योंकि चारों तरफ मुर्गी के पंख और गंदगी फैली हुई थी। मुझे तो लगभग उल्टियाँ आने लगीं। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को समझाया होगा कि वह यह सब ना किया करे, लेकिन कुछ दिन तक तो उसने कुछ नहीं बनाया। फिर से वह हमसे छुपाकर घर में यह सब बनाने लगी थी दोबारा, जबकि हमने उससे कह दिया था कि वह घर के बाहर चाहे जो खा सकती है, लेकिन कम से कम घर के अंदर यह सब ना बनाए। उस समय मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मुझे कॉलेज से 3 दिन की छुट्टियां लेनी पड़ीं। अब आखिरकार जब मैं ठीक हुआ तो मुझे अपनी बहू के हाथ का खाना खाने में भी घिन आने लगी थी। लेकिन फिर बेटे ने कहा कि पापा, आप उस बात को भूल जाइए।
यह अब दोबारा ऐसा नहीं करेगी। तो मैंने धीरे धीरे अपनी बहू के हाथ का खाना खाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन मेरे आगे जो मेरी बहू ने खाने की प्लेट रखी तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। उसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैंने अपनी बहू से कहा, बहू, आज तुमने यह क्या बनाया है? इसमें से तो बहुत बुरी बदबू आ रही है। तब बहू बोली, कुछ नहीं पापा जी। अरे शायद मैंने आपको गलत सब्जी दे दी। यह सब्जी तो रात की है। लाइए, मैं आपके लिए दूसरी सब्जी लेकर आती हूँ। उसने मेरे आगे से सब्जी उठा ली। लेकिन अब तक मैं समझ चुका था कि वह कुछ और नहीं बल्कि नॉनवेज ही था। बहू अब भी घर में वही सब बना रही थी। मेरा अब घर में खाना खाने का भी मन नहीं करता था। बेटे से कहा तो उसने अपनी पत्नी को डांट लगा दी और बोला कि जब तुझे एक बार मना कर दिया तो तुझे समझ नहीं आता। अगर ज़्यादा ही तेरा यह सब खाने का मन करता है तो तुझे कितनी बार कहा है कि घर के बाहर जाकर खा आया कर। इतनी सारी दुकानें हैं, इतने सारे होटल हैं, घर में बनाना ज़रूरी है क्या? तब वह बोली, आखिर यह मेरा भी तो घर है। अब मैं अपने मन का खाना बनाकर खा भी नहीं सकती क्या? जब देखो तब बाहर खा आओ, बाहर खा आओ, बाहर से खा लो। तुम दोनों का क्या ड्रामा है? मैं खाती हूँ तो बनाऊंगी ही ना। तुम लोग नहीं खाते तो मत खाओ। मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं की कि ज़रूर खाओ। इन सब बातों के पीछे उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो गई। बस अगले दिन बहू मुझे दुनिया भर की बातें सुनाने लगी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था नाश्ते के लिए और वहाँ बहू किचन में बड़बड़ाए जा रही थी। उसकी सब बातें मैं समझ रहा था कि यह किसके लिए कह रही है। बहू के अनुसार मैं उन दोनों में झगड़े का कारण था। मेरे कारण ही वे लोग झगड़ रहे थे। अब इस बात पर भला मैं क्या ही कहता। मैंने बहू से कह दिया कि अगर तुम यह सब नहीं छोड़ सकती तो कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए कोई अलग काम वाली बाई रख लेता हूँ। मैं अपना खाना अलग बनवा लिया करूँगा। और तब मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को समझाया और आखिरकार यह रोज़ रोज़ के ड्रामा बंद हुआ। अब बहू को जब भी कुछ खाना होता तो वह बाहर चली जाती। इस बात से मैं काफ़ी खुश था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि बहू में इतना परिवर्तन कैसे आया था। इधर अब मेरा रिटायरमेंट का समय आया और मैं रिटायरमेंट के पैसे लेकर नौकरी से अलग हो गया। अब जब रिटायरमेंट के पैसे मेरे पास आए तब बेटा तो बेटा, बहू भी हर समय मेरे आगे पीछे घूमती रहती। अब तो घर में मीट बनाना दूर की बात, यहाँ तक कि वह बाहर भी कुछ नहीं खा कर आती और हर समय पूजा पाठ में लगी रहती थी और हर समय बस पूजा ही करती रहती। खाने पीने की चीज़ों का मेरा बड़ा ध्यान रखती। और मेरा बेटा भी जब रिटायरमेंट के पैसे मेरे पास ही रखे हुए थे तो कुछ दिन बाद आखिरकार बेटा बोला, पापा, अगर आप कहें तो मैं एक बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। अब इतने दिनों से काम करते करते मुझे इस काम की तो पूरी नॉलेज हो गई है, तो मैं आराम से अपना खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। फिर दूसरों के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत? जब वह अपना ही काम शुरू कर लेंगे हम तो दिन दूगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। फिर तो पैसा ही पैसा होगा पापा। हम अपने सारे शौक मौज पूरे कर पाएंगे। तब मैंने कहा कि यदि तुम बिजनेस करना चाहते हो तो कर लो, अच्छी बात है बेटा, इंसान को आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी चाहिए। तब बेटा बोला, हाँ पापा, अब तो आपकी भी परमिशन मिल गई, बस अब तो सब हो ही जाएगा। तब मेरी बहू खाना परोसती हुई बोली, ऐसे कैसे हो जाएगा? सब कुछ बातों से थोड़ी होता है। आप तो कह रहे थे कि बिजनेस के लिए 25 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं और आप किसी को पार्टनरशिप में काम करने के लिए भी ढूंढ रहे थे। मिल गया क्या आपको कोई? तब बेटा हंसता हुआ बोला, अरे नहीं रे, अब भला मैं किसी और पार्टनर को क्यों ढूंढने लगा? अब तो सब कुछ हमारा ही होगा।
आधे पैसे तो मेरे पास हैं ही, अब बाकी के पैसे भी जब मैं ही लगाऊंगा तो किसी और पार्टनर की क्या ज़रूरत। तब वह बोली, बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे लेकिन। तो मेरे बेटे ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे तुमने सुना नहीं, अभी पापा ने कहा तो कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ। पापा इसमें मेरी मदद करेंगे, है ना पापा। यह सुनकर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। फिर मेरा बेटा बोला, पापा आपको जो रिटायरमेंट के पैसे मिले थे, आप वह पैसे मुझे दे दीजिए, अपने पास 50,000 रुपये रख लीजिए। जब मेरा हिसाब किताब बन जाएगा तो मैं आपको यह पैसे लौटा दूंगा। अब उसने मुझे अपनी बातों में उलझाकर मुझसे सारे पैसे ऐंठ लिए और इधर जो मेरे पास 50,000 रुपये थे वह भी बहू ने कभी 5,000 रुपये, कभी 10,000 रुपये ले लेकर कुछ ही महीनों में खर्च कर दिए और बहू और बेटे के आगे मैं बिल्कुल खाली हो गया था। अब वे दोनों मुझसे पैसे मांगते तो मैं भला उन्हें कहाँ से देता। एक दिन गुस्से में मैंने ऐसे ही कह दिया तो दोनों घूरते हुए मुझे ही बातें सुनाने लगे कि घर में रहते हो, खाते हो, हारी बीमारी हर चीज़ का खर्चा हम देखते हैं, अगर 2 पैसे दे दोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया था कि अब मेरे पास पैसे नहीं बचे बेटा, सारे पैसे तो मैंने तुम दोनों को दे दिए हैं। अब जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं तब मेरा बेटा और बहू ने मुझे घर में किसी फालतू सामान की तरह रखा था। बस बहू का बर्ताव फिर से पहले जैसा हो गया और वह फिर से मुझे परेशान करने के लिए वही सब करने लगी। जिस चीज़ से मुझे चिढ़ होती वह वही सब करती। यहाँ तक कि मेरे सामने डाइनिंग टेबल पर बैठकर मुर्गा मछली खाती रहती, पूरे घर को अशुद्ध करके रख दिया था। इतना ही नहीं, मुझे जिन भी चीज़ों से प्रॉब्लम होती वह दोनों अक्सर वही काम किया करते थे, जबकि वे जानते थे कि उनकी इन हरकतों से मुझे कितना बुरा लगता है, लेकिन फिर भी यह सब जानबूझकर किया करते थे। आखिरकार मैंने इस चीज़ के लिए खुद को समझा लिया कि कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं खाता तो कोई बात नहीं, इसका मतलब यह तो नहीं है कि कोई भी नहीं खा सकता। यह सब चीज़ें। और फिर अगर मुझे इतनी ही परेशानी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही अलग बैठकर खाना खा लिया करूं। अब मैंने इस समस्या का एक समाधान निकाला तो बहू हर समय बेटे से झिकझिक करने लगी और मेरे खिलाफ भड़काती ही रहती। एक दिन रात के समय उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन दोनों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दिया। मेरे कपड़े, मेरा कोई सामान मुझे नहीं दिया। मैं यूं ही 2 दिन तक भटकता रहा और ऐसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने किसी रिश्तेदार के पास जाऊं। लेकिन जब मेरे अपने बेटे ने और बहू ने मुझे इस हाल में छोड़ा है तो रिश्तेदार भला क्या ही मदद करेंगे। इसीलिए मैं रुक गया और पता चला कि वास्तव में अब मेरे पास कोई नहीं था। मैं पूरी तरह से अकेला हो चुका था। ऐसी हालत में किसी भी आदमी का टूटकर बिखर जाना बिल्कुल आम बात है, जब ना उसके साथ उसकी पत्नी हो, ना उसके बच्चे हों और ना ही उसकी नौकरी हो, और तो और जिंदगी भर की कमाई भी अब मेरे पास नहीं थी। बेटे और बहू ने वह भी हड़प ली थी। ऐसे में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं क्या करता? मैंने सोचा भी कि अपने बेटे और बहू के खिलाफ कोई कार्यवाही करूं, लेकिन पाप हूं ना, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और इस तरह मेरा सब कुछ हड़प कर भी वे दोनों चैन से रह रहे थे। आखिरकार मैंने खुद को थोड़ा कठोर बनाकर यह सोच लिया कि अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे पता चला कि वे दोनों घर बेचकर और मेरा पैसा लेकर
इस देश को ही छोड़कर जा चुके थे। इसीलिए अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। यूं ही भटकते भटकते मेरी हालत तो वैसे ही बुरी हो गई थी। ऊपर से गंदे और फटे कपड़े, और कई दिन से मैं नहाया भी नहीं था। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ एक स्कूल में एक टीचर की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ चला आया। लेकिन जब मैं उस कॉलेज तक पहुँचा तो कॉलेज के बाहर से ही गार्ड ने मुझे धक्के देकर लौटा दिया। उसने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। अब ऐसे में मैं क्या ही करता। मेरी हालत देखकर कोई भी यह समझने को तैयार ही नहीं था, न यह कहने को तैयार था कि मैं मानसिक रूप से ठीक हूँ और पढ़ा लिखा एक समझदार व्यक्ति हूँ। लोगों ने मुझे पागल समझा, किसी ने मुझे भिखारी समझा, किसी ने पैसे दिए तो किसी ने खाना। बस तब से ऐसे ही जीवन बीत रहा है। जब मैंने उस अंकल की कहानी सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी कोई मदद करूं। अब मैं इतना रईस खानदान से तो नहीं था, ऊपर से मेरे ऊपर पहले से ही इतनी जिम्मेदारियां थीं, तो मैं उनके लिए कुछ और तो कर नहीं सकता था। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि आज मेरी छुट्टी है, तो आज मैं उनके लिए कुछ तो अच्छा करूँगा ही। और फिर मैं अच्छा करने वाला होता कौन हूँ? बस मैंने तो कोशिश की, बाकी सब तो ईश्वर की कृपा रही और सब कुछ ठीक रहा। अब तक दोपहर बीत चुकी थी। लगभग 2-2:30 बजे का समय था। मैंने बिना देरी किए अपने घर फ़ोन पर सारी बात समझाई और उनसे कहा कि मैं उन अंकल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरी बीवी और माँ ने भी मना नहीं किया। मैं घर गया और कुछ पैसे लेकर बाज़ार से उन अंकल के लिए कपड़े खरीदे। ज़्यादा ब्रांडेड नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे ज़रूर जिनमें वह जैसे हैं कम से कम वैसे दिख सकें। अब मैं वह कपड़े लेकर उन अंकल के पास पहुंचा और उनसे कहा कि अंकल, अभी आप इन कपड़ों को अपने पास रखिए। मैं आपको जिस दिन कह दूं, उसके अगले दिन आप मेरे साथ चलिएगा। मैं आपको कहीं लेकर जाऊंगा, ठीक है? और अंकल ने भी हाँ में ही गर्दन हिलाई। और अब मैं भी समय देखने लगा, क्योंकि मैं अपने ऑफिस से कभी भी छुट्टी नहीं करता था। कभी मजबूरी हो जाए तो अलग बात थी, लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी और माँ को इस बारे में बताया तो उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया और मैं आसपास के स्कूलों में जाकर उसी दिन मैंने पता कर लिया था। और उसके आगे अगले जिस दिन भी संडे पड़ा, संडे के दिन मैंने आसपास के सभी स्कूलों में पता किया। हमारे पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के लिए एक वैकेंसी थी। अब डायरेक्ट तो वहाँ पर मैं बात नहीं कर सकता था, लेकिन मेरा वह फ्रेंड जिसने उस अंकल के सामने रोटी फेंकी थी, उस फ्रेंड की अच्छी जान पहचान थी, तो उसने अंकल के लिए उस प्राइवेट स्कूल में बात की। अगले दिन सोमवार को मैंने छुट्टी करने का सोचा और जाकर संडे में ही अंकल से कह दिया कि अंकल, आप कल मुझे तैयार मिलिएगा, नहा धोकर वह कपड़े पहन लीजिएगा और जूते भी। अगले दिन सुबह 10 बजे जब तक मैं वहां पहुंचा तो वह अंकल नहा धोकर तैयार थे, लेकिन वही गंदे नाखून और लंबी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल लिए हुए। फिर मैं नाई की दुकान पर पहुंचा और उनके बाल कटवा दिए। अब मैं उन्हें लेकर स्कूल पहुंचा, जहां मैंने उनके इंटरव्यू की बात की थी, क्योंकि उनकी हालत के बारे में मैं और मेरा दोस्त पहले से ही सब जानते थे। इसीलिए स्कूल में उनके कागज़ नहीं मांगे गए। इंटरव्यू में उनसे मौखिक रूप से सारी जानकारी ली गई। प्राइवेट स्कूल इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था। जब स्कूल के प्रिंसिपल ने इंटरव्यू लिया
और उन्होंने उनके हर सवाल का जवाब दे दिया तो वह भी बहुत खुश हुई और अब 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए वह अंकल वहाँ सेलेक्ट हो चुके थे और यहाँ उनकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी पर 8,000 से शुरुआत की गई थी और उन्होंने कहा भी था कि अभी शुरुआत में हम इतना दे रहे हैं पर आने वाले समय में समय के साथ साथ बढ़ोतरी कर दी जाएगी। मैंने उन अंकल के रहने सहने का इंतज़ाम एक वृद्ध आश्रम में करवा दिया और वह स्कूल में पढ़ाने लगे। वहाँ से जो कमाई होती उसे वृद्ध आश्रम में दे दिया करते और कुछ अपने पास रख लिया करते। मन करता तो छोटे छोटे अनाथ बच्चों के पास अनाथ आश्रम चले जाया करते और उनकी भी मदद किया करते। मैंने कोई बहुत बड़ा या बहुत महान काम नहीं किया, लेकिन मुझे उन अंकल की मदद करके जितनी खुशी मिली उतनी शायद आज तक कभी नहीं मिली। पहली बार जीवन में मुझे संतुष्टि मिली। उनकी मदद करने के बाद मैं अपने आप में बहुत खुश था और मैं उस दिन के बाद से कोशिश करता हूँ जितना मुझसे संभव हो सके किसी गरीब और असहाय की मदद कर सकूँ और ईश्वर यदि मुझे किसी लायक बनाए तो मैं ज़रूर उनकी हर संभव मदद करूँ। अभी भी मुझसे जितना संभव होता है उतनी मदद करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो यह थी उस दिन की कहानी जिसके बाद दूसरे लोगों को देखने का मेरा नज़रिया ही बदल गया। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई सड़क पर बैठा हुआ भीख मांग रहा है तो वह नकारा और निकम्मा है। कई बार हालात के सताए हुए बुजुर्ग, अपने बहू बेटों के जुल्मों का शिकार हुए माता पिता भी ऐसे ही लाचार लाचार फिरते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ।